चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। साल 2019 की बात है। भारत का एक बहुत बड़ा बैंक और सामने आया 22,000 करोड़ का एक घोटाला। बिल्कुल। और जब जांच हुई तो पता चला कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। 200 से ज्यादा लोग 200 हाँ, 200 से ज्यादा लोग इसमें शामिल थे। सालों तक गलत एंट्री साइन करते रहे, फर्जी खत बनाते रहे, ऑडिटर्स को गुमराह करते रहे। और जब उनसे पूछा गया होगा तो सबने एक दूसरे पर उंगली उठाई होगी। लगभग हर किसी ने एक ही बात कही, मेरा तो बस एक छोटा सा रोल था, या फिर मैंने तो बस बॉस के कहने पर साइन किया था। और ये कोई अकेली कहानी नहीं है। सोचिए एक मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में जिसने भारत में एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता था। अच्छा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि टेस्टिंग टीम को यह बात पता थी, मैन्युफैक्चरिंग टीम को पता थी, यहाँ तक कि मार्केटिंग टीम को भी इसका अंदाजा था। फिर भी प्रोडक्ट लॉन्च हो गया। और जब बाद में इसे वापस लेना पड़ा तो सबके मुंह से एक ही जवाब निकला, मुझे लगा कोई और चेक कर ही रहा होगा। तो ये दोनों कहानियां किसी विलन की नहीं है, ये सामान्य पढ़े लिखे अच्छे लोगों की कहानियां हैं। तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है कि अच्छे लोग जब एक संगठन का हिस्सा बनते हैं तो नैतिक रूप से इतने गलत काम कैसे कर बैठते हैं। बिल्कुल, क्या सिस्टम में ही कोई खराबी है? और इसी को समझने के लिए आज हम 3 बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक जालों पर चर्चा करेंगे। ये वो जाल हैं जिनमें हम सब अपने काम की जगह पर रोज फंसते हैं। कौन कौन से हैं ये 3 जाल? पहला है जिम्मेदारी का बंटवारा, मतलब डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा है अधिकार का पूर्वाग्रह, यानी अथॉरिटी बायस। और तीसरा है समूह सोच, जिसे हम ग्रुप थिंक कहते हैं। ठीक है, तो पहले जाल से शुरू करते हैं, जिम्मेदारी का बंटवारा। ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में ये काम कैसे करता है? इसका मतलब बहुत सीधा है, पर इसके जो परिणाम हैं वो बहुत गहरे होते हैं। जब किसी एक काम के लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार होते हैं तो हर एक व्यक्ति की जो पर्सनल जिम्मेदारी की भावना है ना, वो कम हो जाती है। अच्छा, वो एक बड़ी भीड़ में बिखर जाती है। हाँ बिल्कुल। और नतीजा ये होता है कि किसी को भी अपराध बोध, मतलब गिल्ट, महसूस ही नहीं होता। हर कोई सोचता है कि फैसले की आखिरी जिम्मेदारी तो किसी और की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फ्रॉड में सिर्फ 2 लोग शामिल हों तो उन्हें ज्यादा गिल्ट होगा, बजाय इसके कि अगर 200 लोग शामिल हों। आपने बिल्कुल सही नस पकड़े हैं, क्योंकि तब हर कोई अपनी उंगली किसी और की तरफ कर सकता है। सोचिए एक जूनियर अकाउंटेंट के बारे में। उसे साफ साफ दिख रहा है कि एक एंट्री गलत है, लेकिन वो मन में क्या सोचेगा? वो सोचेगा मेरा काम तो सिर्फ डेटा एंट्री है। हाँ, मेरे ऊपर मैनेजर है, उसके ऊपर ऑडिट टीम है, फिर कंप्लायंस डिपार्टमेंट है, इतनी बड़ी फौज है, कोई ना कोई तो देख ही लेगा, मैं क्यों हीरो बनूं? और वो उस गलत एंट्री को आगे बढ़ा देता है। ये तो सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं हुई। एक इंजीनियर जिसे प्रोडक्ट में कोई सेफ्टी से जुड़ी खामी दिखती है, वो भी तो यही सोच सकता है। बिल्कुल, क्वालिटी कंट्रोल वाले हैं ना, अगर वो पास कर रहे हैं तो सब ठीक ही होगा, मैं क्यों पंगे में पड़ूं? और ये मानसिकता तो बहुत पुरानी है। मुझे वो 1960s के दशक का किटी जेनोविज मर्डर केस याद आ रहा है। हाँ बिल्कुल, क्लासिक उदाहरण है इसका। न्यूयॉर्क में एक महिला पर हमला हुआ और करीब 38 लोगों ने उसकी चीखें सुनी, लेकिन किसी ने पुलिस को फोन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सब यही सोचते रहे कि इतने लोग सुन रहे हैं, कोई और तो कॉल कर ही रहा होगा। लेकिन मुझे ये भी याद है कि उस केस में लोग खिड़कियों से देख तो रहे थे, पर एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। तो क्या ये अकेलापन भी जिम्मेदारी की भावना को कम कर देता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, जब हम ये नहीं देख पाते कि दूसरे क्या कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि वे जरूर कुछ सही कर रहे होंगे। कॉर्पोरेट दुनिया में यही होता है, हर डिपार्टमेंट अपने अपने दायरे में काम करता है। मतलब अकाउंट्स वाले को नहीं पता कि सेल्स वाला किस दबाव में है, और सेल्स वाले को नहीं पता कि प्रोडक्ट टीम क्या छुपा रही है। और खासकर भारत में, जहां की हायरार्की वाली संस्कृति में ऊपर वाला देख लेगा वाली सोच पहले से ही बहुत गहरी है, ये जाल और भी खतरनाक हो जाता है। तो क्या हमारे पास इसके कोई बड़े भारतीय कॉर्पोरेट उदाहरण है? बिल्कुल है, और ये कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं है। 2018 का IL&FS संकट याद कीजिए। ओह हाँ, 91,000 करोड़ रुपए का कर्ज। और वो सालों तक छिपाया गया। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हर लेवल पर, चाहे वो जूनियर एनालिस्ट हो या मिड लेवल मैनेजर, लोगों को गड़बड़ी का अंदाजा था। उन्हें दिख रहा था कि कंपनी की हालत ठीक नहीं है, फिर भी नए लोन लिए जा रहे हैं। लेकिन सब चुप रहे, ये सोचकर कि ये इतना बड़ा मामला है, हमारे डायरेक्टर और CEO को तो पता ही होगा, वो लोग संभाल लेंगे। किसी ने व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं ली। और सत्यम घोटाला, वो भी तो ऐसा ही था। 2009 में जब वो सामने आया तो पता चला कि 7,000 करोड़ का फ्रॉड 7 साल से चल रहा था। 7 साल?
यकीन करना मुश्किल है कि किसी को भनक तक नहीं लगी। भनक तो लगी होगी। भनक सबको थी, लेकिन जिम्मेदारी इतने टुकड़ों में बंट गई थी कि अंत में किसी की नहीं रही। अकाउंट्स वाले सोच रहे थे कि ऑडिटर्स पकड़ लेंगे, ऑडिटर्स सोच रहे थे कि बोर्ड को पता होगा, बोर्ड के सदस्य सोच रहे थे कि चेयरमैन सब देख रहे हैं। मतलब सब एक दूसरे के भरोसे बैठे रहे। हाँ, इस पर डार्ली और लाटाने ने 1968 में एक बहुत दिलचस्प रिसर्च की थी। उन्होंने पाया कि जब किसी काम की जिम्मेदारी सिर्फ 5 लोगों में भी बांट दी जाती है तो हर व्यक्ति का नैतिक अपराध बोध 60 से 70% तक कम हो जाता है। 60 से 70%, ये तो बहुत ही ज्यादा है। और सोचिए, जब किसी घोटाले में 50 या 100 या उस बैंक वाले मामले की तरह 200 लोग शामिल हों तो ये अपराध बोध लगभग शून्य हो जाता है। हर कोई रात को आराम से सोता है, ये सोच करके मैंने तो बस अपना काम किया। ये एक दिलचस्प है। तो एक तरफ लोग सोचते हैं कोई और देख लेगा, लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है जहां लोग जानबूझकर जिम्मेदारी बॉस पर डाल देते हैं, ये सोचकर के अगर बॉस ने कहा है तो सही ही होगा। आपने बिल्कुल सही तरीके से दूसरे जाल का दरवाजा खोल दिया है। इसे ही कहते हैं अधिकार का पूर्वाग्रह या अथॉरिटी बायस। बॉस इज ऑलवेज राइट। हाँ, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है कि जब कोई बॉस, कोई सीनियर या कोई भी अधिकारी हमें कुछ करने के लिए कहता है तो हम दिमागी तौर पर उसके आदेश को नैतिक रूप से सही मान लेते हैं। हमारी अंतरात्मा की आवाज जो कह रही होती है कि ये गलत है, उसे हम खुद ही दबा देते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो स्टैनली मिलग्राम का वो प्रसिद्ध शॉक एक्सपेरिमेंट है, 1960 के दशक का। बिल्कुल, उस प्रयोग ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उसमें आप और मेरे जैसे सामान्य लोगों को एक एक्टर को बिजली के झटके देने के लिए कहा गया। हर गलत जवाब पर शॉक का वोल्टेज बढ़ता जाता था। हाँ, और वो एक्टर दर्द से चीखने का नाटक करता था, मदद की भीख मांगता था, लेकिन एक सफेद कोट पहने अथॉरिटी फिगर मतलब प्रयोगकर्ता बस एक ही बात कहता था, प्रयोग जारी रखना जरूरी है, कृपया आगे बढ़ें। और नतीजा ये था कि 65% सामान्य लोगों ने 450 वोल्ट का यानी जानलेवा स्तर का झटका देना जारी रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अधिकारी ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था। अब इसी स्थिति को भारत के किसी ऑफिस में सोचिए। अच्छा, यहाँ शॉक मशीन की जगह एक्सेल शीट होती है और सफेद कोट की जगह बॉस का केबिन। बॉस कहता है ये आंकड़े ऐसे दिखाओ कि प्रॉफिट ज्यादा लगे, और एक पढ़ा लिखा MBA किया हुआ कर्मचारी बिना सवाल पूछे वो कर देता है। उसे पता है कि गलत है, फिर भी कर देता है। हाँ, क्योंकि बॉस का आदेश नैतिकता पर हावी हो जाता है। ये तो 60 के दशक की बात है। क्या आज के दौर में जब लोग इतने जागरूक हैं तब भी ऐसा होता है? हर रोज हो रहा है। 2022 में एक बहुत बड़े भारतीय स्टार्टअप के संस्थापक ने खुले तौर पर कहा कि युवाओं को हफ्ते में 80-90 घंटे काम करना चाहिए। हाँ, मैंने भी पढ़ा था, तभी देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। इसके कुछ ही महीनों बाद उस कंपनी से बर्नआउट, डिप्रेशन और यहाँ तक कि आत्महत्या तक की खबरें आने लगी। फिर भी लोग देर रात तक काम करते रहे। क्यों? क्योंकि संस्थापक ने कहा है, ये उनका विजन है। सही बात। यहाँ संस्थापक एक अथॉरिटी फिगर बन गया जिसके विजन पर सवाल उठाना देशद्रोह जैसा लगने लगा। और भारत के पदानुक्रम भारी कॉर्पोरेट कल्चर में तो यह अधिकार का पूर्वाग्रह रॉकेट फ्यूल की तरह काम करता होगा। निश्चित रूप से। यहाँ डर की 2 परतें हैं। जूनियर को लगता है अगर मैं बॉस के खिलाफ बोला तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी EMI कैसे भरेगी। और सीनियर मैनेजर को लगता है अगर मैं फाउंडर के खिलाफ बोला तो अगली फंडिंग रुक जाएगी, कंपनी डूब जाएगी। नतीजा, सब चुप रहते हैं, सब आदेश का पालन करते हैं और धीरे धीरे जो गलत है वही नया नॉर्मल बन जाता है। ये तो बहुत ही डरावना है। तो एक जाल है जहां कोई जिम्मेदार नहीं है और दूसरा जाल है जहां सिर्फ बॉस ही जिम्मेदार है। लेकिन तब क्या होता है जब बॉस और पूरी टीम एक ही नाव में सवार हो और वो नाव गलत दिशा में जा रही हो? तब हम तीसरे और शायद सबसे आम जाल में फंसते हैं जिसे कहते हैं समूह सोच या ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक ये तब होता है जब एक टीम में एकता और सहमति बनाए रखने की इच्छा इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग अलग या मुश्किल सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। असहमति की आवाजों को या तो दबा दिया जाता है या वो खुद ही चुप हो जाती है। और फिर एक बहुत ही बुरे फैसले को सर्वसम्मति का नाम दे दिया जाता है। बिल्कुल। अरे ये तो हर भारतीय दफ्तर की कहानी लगती है। मीटिंग में बॉस एक आइडिया देता है और सब एक साथ सिर हिलाते हैं, यस सर, ग्रेट आइडिया सर, ब्रिलियंट सर। हाँ। और अगर कोई एक व्यक्ति, खासकर कोई जूनियर, सवाल उठाता है तो उसे घूर कर देखा जाता है,
उस पर टीम प्लेयर नहीं है या नेगेटिव आदमी है का ठप्पा लगा दिया जाता है। और फिर वही लोग मीटिंग के बाद बाहर चाय पर एक दूसरे से कहते हैं, पता है ये फैसला कंपनी को डुबा देगा, और क्या करें, सब मान गए तो हम भी मान गए। ये जो सार्वजनिक सहमति और निजी असहमति का अंतर है ना, यही ग्रुप थिंक का सबसे बड़ा लक्षण है। पर लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्या सिर्फ नौकरी बचाने के लिए? वो एक कारण है, पर इसके पीछे एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक वजह है, समूह का हिस्सा बने रहने की जरूरत। हमें स्कूल से सिखाया जाता है कि अच्छे बच्चे वो होते हैं जो सहमत होते हैं, जो असहमत होता है वो बागी होता है। बिल्कुल, ऑफिस में भी यही होता है। कोई भी अकेला नहीं पढ़ना चाहता, कोई भी उस टीम से बाहर नहीं होना चाहता जिसे प्रमोशन मिलने वाला है। तो हम चुप रहना सीख जाते हैं, हम अपने दिमाग पर ताला लगा देते हैं और समूह के दिमाग के साथ चलने लगते हैं। ये तीनों जाल मिलकर तो एक ऐसा चक्रव्यूह बना देते हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। ऐसे में कोई नैतिक रूप से सही फैसला कैसे ले? क्या कंपनियां इसके बारे में कुछ कर भी रही हैं? अच्छी खबर यह है कि अब कुछ संगठन इन जालों को व्यवस्थित रूप से तोड़ने लगे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि नैतिकता सिर्फ अच्छी बात नहीं है, ये बिजनेस के लिए भी जरूरी है, और ये समाधान भारत में भी अपनाए जा रहे हैं। ये सुनकर कुछ उम्मीद बनती है। तो पहला समाधान क्या है? पहला और सबसे शक्तिशाली समाधान है एक रेड टीम या डेविल्स एडवोकेट की भूमिका बनाना। डेविल्स एडवोकेट? हाँ, ये एक आधिकारिक भूमिका है जिसमें एक व्यक्ति या टीम का काम किसी भी बड़े फैसले में सिर्फ गलतियां, कमजोरियां और खतरे ढूंढना होता है। उनका काम ही है सबसे मुश्किल सवाल पूछना। पर से ऑफिस में टकराव का माहौल नहीं बन जाएगा? कंपनियां इसे लागू कैसे करती हैं? बहुत जरूरी सवाल है। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि ये भूमिका सुरक्षित होती है। उस व्यक्ति को उसकी आलोचना के लिए दंडित नहीं किया जाता, बल्कि पुरस्कृत किया जाता है। अच्छा। टाटा ग्रुप और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां अब हर महत्वपूर्ण निर्णय के लिए ऐसा करती हैं। इससे ग्रुप थिंक टूटता है, क्योंकि असहमति को सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाता है। अब सवाल पूछना किसी की नेगेटिविटी नहीं, बल्कि उसकी जॉब है। ये तो बहुत अच्छा विचार है। और दूसरा समाधान क्या है? दूसरा है प्री मॉर्टम एक्सरसाइज। ये और भी मजेदार है। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने से ठीक पहले पूरी टीम एक कमरे में बैठती है। उन्हें ये कल्पना करने के लिए कहा जाता है कि आज से 6 महीने बाद ये प्रोजेक्ट बुरी तरह से फेल हो चुका है। मतलब प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही उसका पोस्टमार्टम कर लेना? एक तरह से हाँ। फिर हर सदस्य को चुपचाप एक कागज पर लिखना होता है कि ये फेल क्यों हुआ होगा। वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। ये तो लोगों को बिना किसी डर के निराशावादी होने का लाइसेंस देने जैसा है। बिल्कुल, इससे ग्रुप थिंक शुरू होने से पहले ही टूट जाता है। जो लोग बॉस के डर से चुप रहते, वो भी अब खुलकर खतरों के बारे में लिखते हैं, क्योंकि अब वो भविष्य की असफलता का विश्लेषण कर रहे हैं, वर्तमान के आइडिया की आलोचना नहीं। कौन कर रहा है ये? अमेजन और गूगल ये सालों से कर रहे हैं, और अब कई भारतीय स्टार्टअप भी इसे अपना रहे हैं। कमाल है। और तीसरा समाधान? तीसरा है अनाम फीडबैक चैनल, मतलब गुमनाम तरीके से अपनी बात पहुंचाने का सिस्टम। लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त? ये फीडबैक सिर्फ एचआर तक नहीं, बल्कि सीधे कंपनी के बोर्ड या टॉप लीडरशिप तक जाना चाहिए, और उस पर कार्रवाई करना अनिवार्य होना चाहिए। स्विगी और जीरोदा जैसी कंपनियों ने ऐसे सिस्टम बनाए हैं। इससे तो सीधे सीधे अथॉरिटी बायस वाले जाल पर हमला होता है, क्योंकि अब आवाज सीधे ऊपर तक पहुंच रही है। सही पकड़ा आपने। और चौथा समाधान इसी से जुड़ा है, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रशिक्षण या साइकोलॉजिकल सेफ्टी ट्रेनिंग। ये क्या होता है? गूगल ने अपने प्रोजेक्ट एरिस्टोटल में पाया कि दुनिया की सबसे सफल टीमें वो नहीं होती जिनमें सबसे स्मार्ट लोग होते हैं, बल्कि वो होती हैं जहां हर सदस्य को ये महसूस होता है कि वो बिना किसी डर के अपनी बात रख सकता है। मतलब ये स्मार्ट लोगों की टीम बनाने से ज्यादा जरूरी है कि एक सुरक्षित टीम बनाई जाए, जहां लोग बेवकूफ दिखने से न डरें। बिल्कुल। और फ्लिपकार्ट जैसी भारतीय कंपनियां अब अपने मैनेजर्स के लिए ये ट्रेनिंग अनिवार्य कर रही हैं, ताकि वे ऐसी टीमें बना सकें। और कोई आखिरी पांचवा समाधान? हाँ, और ये शायद सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली है। इसे कहते हैं जूनियर एम्पावरमेंट प्रोटोकॉल। एक बहुत ही सीधा सा नियम है। क्या? किसी भी मीटिंग में अगर कोई भी जूनियर सदस्य ये कहता है कि मुझे एक चिंता है या आई हैव अ कंसर्न, तो मीटिंग को वहीं रोक दिया जाना चाहिए और पहले उसकी बात सुनी जानी चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे। बस इतना ही? सिर्फ एक वाक्य ने इतना बड़ा बदलाव ला दिया? हाँ, बस एक वाक्य। एयरबस कंपनी ने 1990 के दशक में ये नियम तब लागू किया था जब उनके विमानों के साथ कई दुर्घटनाएं हो रही थी। जांच में पता चला कि कई बार जूनियर को पायलट को गड़बड़ी का अंदेशा था, लेकिन वो सीनियर कैप्टन के सामने बोलने से हिचकिचाया। और इस नियम के बाद? इस नियम के लागू होने के बाद एयरबस के दुर्घटनाओं में 80% की कमी आई। 80%? ये तो अविश्वसनीय है। एक छोटा सा नियम पूरी संस्कृति को बदल सकता है। यही इन समाधानों की खूबसूरती है।
ये किसी व्यक्ति की नैतिकता पर उंगली उठाने की बजाय एक मजबूत सिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा का सार निकालते हैं। हमने 3 मनोवैज्ञानिक जालों को समझा। पहला, जिम्मेदारी का बंटवारा, जिसकी मूल सोच है कोई और देख लेगा। दूसरा, अधिकार का पूर्वाग्रह, जिसका मंत्र है बॉस ने बोला है तो सही ही होगा। और तीसरा, समूह सोच, जिसका अंधविश्वास है। जब सब लोग सहमत हैं तो ये गलत हो ही नहीं सकता। और अच्छी बात यह है कि हमने इन जालों को तोड़ने के 5 ठोस तरीके भी देखे। बिल्कुल, रेड टीम बनाने से लेकर प्री मॉर्टम एक्सरसाइज करने तक। इस चर्चा के अंत में हम श्रोताओं के लिए एक शक्तिशाली विचार देना चाहेंगे। अगली बार जब आप किसी मीटिंग में हो और आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो शायद आप एक वाक्य का इस्तेमाल कर सकती हैं। वो वाक्य है, सर या मैम, मैं एक चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ। हो सकता है मैं पूरी तरह गलत हूँ, लेकिन क्या हम इस पर 1 मिनट चर्चा कर सकते हैं? ये एक वाक्य आपके डर को कम करता है और संवाद का दरवाजा खोलता है। ये एक वाक्य पूरी कंपनी की संस्कृति को बदलने की शुरुआत कर सकता है। और जाते जाते एक सवाल, क्या आपने कभी अपनी पेशेवर जिंदगी में ऐसे पल का सामना किया है जहां आपको बोलना चाहिए था लेकिन आप चुप रह गई? क्या आपकी कंपनी में इन जालों को तोड़ने के लिए कोई अच्छा सिस्टम मौजूद है? अगर आप अपनी कहानी साझा करना चाहें तो X पर #banalityofevil का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गुमनाम रहकर भी अपनी बात कह सकते हैं। और आखिरी संदेश यही है, अपनी नैतिक दिशा, अपने मॉरल कंपस को हमेशा चालू रखें। सिस्टम जरूरी है, लेकिन अंत में सही और गलत का फैसला लेने की जिम्मेदारी हम सब की है। चाहे हमारे सामने कितना भी बड़ा बॉस या कितना भी बड़ा समूह क्यों ना बैठा हो।